brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कांग्रेस को अच्छा व्यापारी बनना है तो अपने सबसे नायाब हीरे को जनता के सामने पेश करना होगा। ये कन्हैया कुमार की यात्रा में निकले हैं सचिन पायलट, और वहां पर पत्रकारों में भी जो क्रेज में देख रहा था सचिन पायलट का, और लगातार जिस तरह से वो सवालों का जवाब दे रहे थे, पूरे उत्तर भारत में गांधी परिवार की लोकप्रियता के बाद दूसरे नंबर पर सचिन पायलट आते हैं, जिनके पास एक भाषा है, चेहरा है और बेदाग छवि है। जब मैं कहता हूं किसी शख्स के पास इतने नैतिक साहस हो सके कि वो जनता में वादा जाकर कर सके, तो फिर जनता सुनती है। उसी चरित्र की और उसी नैतिक साहस की वजह से सचिन पायलट का ये क्रेज है, वरना 100 चूहे खाकर बिल्ली हज कर जाएगी तो फिर हज कबूल भी नहीं होता है, जनता कबूल भी नहीं करती है। मगर ये ठीक है सचिन पायलट को राजस्थान पर कम ध्यान देकर देश के दूसरे हिस्सों में कांग्रेस को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप सिमट कर किसी एक राज्य में रहकर अपने को बचा नहीं सकते हैं। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि उत्तर भारत में अपने जड़ों को मजबूत करें, और मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस नेताओं के पीछे चलने वाली पार्टी है। संगठन का ऐसा स्तर नहीं है जो बीजेपी का है, जहां पर कार्यकर्ता लगाव से या जुड़ाव से रहें, वो नेता के पीछे रहे हैं। जब से कांग्रेस का गठन हुआ है तब से रातों रात संस्कृति बदल नहीं सकती है। मैं जवाबों को सुन रहा था, वो आसानी से सहज शब्दों में सारे जवाबों को दे रहे थे, मगर अशोक गहलोत इनका पीछा छोड़ते नहीं हैं। वहां पर भी बिहार तक का रिपोर्टर पीछे पड़ गया कि आपकी अशोक गहलोत से क्या बातचीत हो रही थी अहमदाबाद में। अब बातचीत तो कोई हुई नहीं तो क्या बताएं, लिहाजा कार्यक्रम का बहाना बनाकर पीछे निकल गए। मगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के एक 5 सेकंड के मिलने भर की खबर इस तरह से फैलती है, तो आप समझिए कि कांग्रेस के दो नेता अगर साथ बैठकर कांग्रेस के लिए काम करते हैं तो कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी दौड़ेगी। मगर हमारे और आपके चाहने से क्या होगा, बड़े नेताओं के ईगो बड़े होते हैं। पर राहुल गांधी कहां हैं? राहुल गांधी 13 अप्रैल तक राजस्थान में हैं। 13 अप्रैल तक राहुल गांधी ने रणथंभौर में जिप्सी अपनी बुक कर रखी है, और आपको दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी सीधे अहमदाबाद के अधिवेशन से रणथंभौर आ गए थे। प्रियंका गांधी रणथंभौर आया करती थी, मगर प्रियंका गांधी कहां है किसी को पता नहीं चल पा रहा है। प्रियंका गांधी की जगह इस बार राहुल गांधी हैं, जो रणथंभौर में बाग का दीदार कर रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं। आम शहरी की तरह, आम नागरिक की तरह है, हम भी थक जाते हैं, या फिर परिवार वाले कहते हैं कि कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। अधिवेशन को लेकर लगातार वो काम कर रहे थे, तो इन दिनों छुट्टियों पर हैं, मगर 13 अप्रैल तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। 13 अप्रैल तक इन्होंने अपनी बुकिंग करा रखी है कि अगर टाइगर का दीदार आज नहीं होता है तो कल कर लेंगे, कल नहीं होता तो परसों कर लेंगे, टाइगर देख कर ही जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कम छुट्टियां बिताएं, क्योंकि राजनीतिक टाइगर इनके बहुत ज्यादा मजबूत होकर सियासत के जंगल में घूम रहे हैं। लौटते हैं वसुंधरा राजे की तरफ। वसुंधरा राजे बहुत खुश नजर आ रही थी, और इतनी खुश नजर आ रही थी जैसे भजन लाल शर्मा की चूलें हिला दी हों, सरकार की चूलें हिला दी हों।
2 ट्वीट करके। मगर भजनलाल शर्मा भी नेहला पर दहला देना जानते हैं और नेहले पर दहले देते हुए उन्होंने तत्काल बैठक बुलाई और कहा कि पानी की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने गर्मियों में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। झालावाड़ के जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे उन्हें हटा दिया गया है और सब कार्रवाई करने के बाद जल संसाधन मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का करारा जवाब आया है कि झालावाड़ में पानी की कोई कमी नहीं है। झालावाड़ में जिस इलाके में वो बातें कर रही थी वहां 8 गांव में से 3 गांव में केवल आंशिक कमी है। कितनी आंशिक कमी है? राजस्थान में आंशिक कमी का मतलब होता है कि पानी है, वहां कुछ कमियां हैं। अब वैसे कुछ कमियां तो राजस्थान में चूंकि पानी की कमी है इसलिए रहेगी ही, मगर कन्हैयालाल चौधरी ने जवाब दे दिया है और जो कांग्रेसी वसुंधरा राजे के ट्वीट को लेकर ले उड़े थे उन्हें भी जवाब दिया है कि अच्छा हुआ अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन में 30% ही काम किया है। अगर 100% कर लेते तो राजस्थान का बंटाधार हो जाता। इतना करप्शन हुआ कि सारी हदें पार कर गई। कहा तो उस समय गया था कि उस समय के जल विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे या एडिशनल सेक्रेटरी थे सुधांशु पंत, वो इस भ्रष्टाचार को देखकर दिल्ली चले गए थे, जो मुख्य सचिव बनकर वापस लौटे हैं। मगर अभी तक केवल 10 करोड़ के टेंडरों पर के भ्रष्टाचार पर फैसला हो पाया है। ये 100 गुना ज्यादा है। अगर कन्हैयालाल चौधरी और भजनलाल शर्मा को अशोक गहलोत सरकार के कारनामों को जनता के सामने रखना है तो फिर इसे रखना ही होगा। क्योंकि देखिए, आप सारे ठेकेदार पकड़ लिए थे मगर महेश जोशी ने आपको पकड़ लिया। आपने महेश जोशी का नाम डाला नहीं और कोर्ट ने कहा जब मंत्री ही दोषी नहीं है तो अधिकारी कैसे दोषी हुए, और सब जमानत पे छूट गए। तो फिर भ्रष्टाचार की इस काली कोठरी में एक काला दाग तो आप पर भी लग गया। पर सियासत ऐसी ही होती। देखिए वसुंधरा राजे कितनी खुश है। ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि ट्वीट करने के अगले दिन के बाद की ये तस्वीर थी और ट्वीट करने के बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया आई मीडिया में, वसुंधरा राजे बेहद खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि महज 2 ट्वीट में ही हमने भजनलाल शर्मा से पूरा हिसाब किताब कर लिया है। मगर ट्वीट के अलावा भी सियासत है। सितारों के आगे भी एक दुनिया है, एक जहां है। तो इस ट्वीट की सियासत के आगे भी सत्ता की सियासत है और सत्ता की सियासत से दूर है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे लगातार झालावाड़ में अपनी सक्रियता इसलिए बनाई हुई है कि किसी इलाके में कोई भी नेता उन्हें बुलाकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का कोपभाजन नहीं बनना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले पत्रकारों ने जमकर फैलाया कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। वो उन तमाम संभावित चेहरों पर दाव लगाते हैं बीजेपी में मोदी से नफरत करने वाले पत्रकार, जिन्हें वो समझते हैं कि वो मोदी विरोधी हैं। पर इससे पहले कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की सियासत को हम समझाएं, यादों के जुगनू कैसे जंगल में रहते हैं यह भी सुन लीजिए अशोक गहलोत से। इनकी जिंदगी वसुंधरा राजे से आगे बढ़ ही नहीं रही है, जबकि बीजेपी कब का वसुंधरा राजे से आगे निकल गई है। सुनिए आप। वसुंधरा को चाहिए, अगर वो ईमानदारी है, राजनीतिक ईमानदारी वसुंधरा जी में है तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके पूरे पीकेजी और ईआरसीपी जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में पूरी प्रेस को बताना चाहिए कि बात तब है, इसमें तब है
यहाँ जो वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तब ईआरसीपी बनी थी, हमारी गवर्नमेंट आई, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, वसुंधरा जी के प्रस्ताव को हमने आगे बढ़ाया। अगर उन्हें राजनीतिक ईमानदारी है तो वसुंधरा जी को चाहिए खाली झाड़मारी की बात नहीं करे। आज 1 अप्रैल तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अप्रैल फूल है। अप्रैल फूल डे तो है नहीं, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं अशोक गहलोत कि अगर वसुंधरा राजे में राजनीतिक ईमानदारी है, नेता में राजनीतिक ईमानदारी, वो भी अशोक गहलोत में, वसुंधरा राजे में, पता नहीं क्या कह रहे हैं ये। जब ये वाक्य ही झूठा है तो मसला ही झूठा है। पर वसुंधरा राजे को ये क्यों याद कर रहे हैं? दरअसल ये दोनों पुराने नेताओं को लगता है कि अपनी अपनी पार्टियों में हाशिए पर चले गए हैं और एक दूसरे को रिलेवेंट रखकर अगले विधानसभा चुनाव में हम कोई अगला खेल कर सकते हैं अगर पार्टी में, अपनी अपनी पार्टियों में यथोचित सम्मानजनक जगह नहीं मिलता है। तो ये सियासत एक दूसरे को जिंदा रखने की सियासत है। ये सियासत चुनाव के समय सियासी कारनामे करने की भी सियासत हो सकती है, मगर सियासत तो नाम ही इसका है। इधर भजनलाल शर्मा आज महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर किसानों को संबोधित कर रहे थे मोहाना मंडी में। वहां पर उन्होंने 10 करोड़ रुपए भी दिए हैं डेवलपमेंट के लिए। सरकार जाती है तो घोषणा भी करती है, मगर वो बता रहे थे कि हम ओबीसी का कितना ध्यान रखते हैं। अब माली समाज भी तो ओबीसी में ही आता है। वैसे अशोक गहलोत भी आज गए थे विद्याधर नगर में माली समाज की बैठक में, और जबकि ज्योतिबा फुले की आप जिंदगी को पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि हर एक नागरिक को जीवन में एक बार फूले जी को जरूर पढ़ना चाहिए। इतना नैतिक साहस कि सत्ता से टकरा जाए ज्ञान के लिए, और ज्ञान का ऐसा उजियारा कि अपराधी भी महात्मा बन जाए। विधवाओं के लिए, अत्याचार से पीड़ित महिलाओं के लिए ऐसी ऐसी कहानियां हैं फूले दंपति के जीवन में कि एक बार आप जरूर पढ़िएगा अगर आपको पढ़ने का शौक है, कुछ जानने का शौक है तो। मगर इतनी बड़ी शख्सियत भी जाति की परिधि में, खांचे में रख दिए जाते हैं तो फिर ये सियासत है, किसी को छोड़ती ही नहीं। पर गए थे और वहां पर वो बता रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा फोकस जो है वो ओबीसी पर है, और इसी ओबीसी को लेकर राहुल गांधी कहते फिर रहे हैं कि हमने ओबीसी पर ध्यान नहीं रखा है। देखिए, माली समाज के जो भूपेंद्र सैनी हैं या फिर पुराने नेता हैं, ये सैनी साहब, प्रभुलाल सैनी जी, ये सब सैनी समाज को रखा गया है फूले जयंती के अवसर पर। ये या फिर अशोक गहलोत जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि फूले जयंती के अवसर पर कम से कम ये नहीं होना चाहिए। जाति पाति और धर्म से परे की जिंदगी सिखाने वाले थे फूले जी, जो कहते थे कि भगवान और भक्त में के बीच पुरोहितों की क्या जगह है। ऊपर भगवान है, नीचे भक्त है, डायरेक्ट कांटेक्ट है। मगर हनुमान जयंती का ये जो यज्ञ हो रहा था उसमें आहुति दे रहे हैं भजनलाल शर्मा। पर भूपेंद्र सैनी को मैं सुन रहा था जो बोल रहे थे वहां पर मोहाना मंडी में। वो कह रहे थे कि रोहिंग्या और यूपी से आए मुसलमानों ने सब्जी और फल के व्यापार पर कब्जा कर लिया है, यानी माली समुदाय के जो पारंपरिक व्यवसाय है उस पर मुसलमान कब्जा करते जा रहे हैं, इन्हें हटाया जाए। ये सीएम के सामने सीएम से मांग कर रहे थे, तो जाति और धर्म का छौंक भी लग गया। अब मुस्लिम समुदाय के लोग सब्जी और फल का ज्यादा काम करते हैं और ये परंपरागत रूप से माली समाज करता रहा है। अब इसके बीच
इसके बीच ये व्यापार की टकराहट है, जिसे साधते हुए बीजेपी मुहाना मंडी में नजर आ रही थी, मगर सियासत इसे ही कहते हैं। इधर दो बड़े नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल क्या कर रहे हैं? लोगों को कौतूहल बना रहता है। बाबा 2 दिन पहले कह रहे थे कि धूप होने वाली है, गर्मी पड़ने वाली है, और उसे लेकर निर्देश दे रहे थे। भगवान ने भी सुन लिया, थोड़ी राहत मिली है, तापमान गिरा है, कई जगह बारिश भी हुई है, इसलिए फुर्सत में है। और जवाहर सिंह बेडम, जब भी ये परेशान होते हैं तो जवाहर सिंह बेडम के यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि जवाहर सिंह बेडम राज्य मंत्री है, इनके हाथ में कुछ नहीं है पर सुनते पूरे हैं। जवाहर सिंह बेडम के यहाँ चले जाइए, सुनवाई पूरी होती है, काम हो या ना हो। एक ऐसे मंत्री हैं जो सबसे एक्टिव मंत्री हैं, और बाबा भी सुनवाई पूरी करते हैं, भले ही भजनलाल सरकार में सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए इन दोनों कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की जोड़ी बहुत ही अच्छी है और एक दूसरे से ये काम निकालते रहते हैं। वैसे दौसा उपचुनाव में जहां जगमोहन मीणा जी की हार हुई, वहां के प्रभारी भी जवाहर सिंह बेडम ही थे, पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा थकते नहीं है क्या पता नहीं। कभी सवाई माधोपुर, कभी सचिवालय, सुबह से सुनवाई, रात तक सुनवाई। बाबा इन दिनों जनता के काम में ज्यादा लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जनता से जुड़ाव का उनका जो सरकारी माध्यम है, सरकार के से काम काज कराने को लेकर है, उसे किस तरह से मजबूत करें और अपने लोगों को, जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दें। फिलहाल इन दिनों पेपर लीक वाले मसले पर कम बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि सरकार से सिस्टम ठीक बैठाकर जनता के दूसरे काम भी कराए जाएं। वैसे पेपर लीक पर हम भी बोलते बोलते थक गए हैं, अब जैसे काम हो रहा है वैसे ही हो रहा है, हमारे बोलने से कुछ तो हो जाता नहीं है। पर हनुमान बेनीवाल भी इन दिनों घूम रहे हैं शादियों में। उनकी तस्वीरें जितना मैं ट्विटर पर देख रहा था, इनकी डिमांड शादियों में खूब रहती है। देखिए, अपने इलाके में बहुत लोकप्रिय हैं। चुनाव इनकी पत्नी भले ही हार गई, पर पैसे निकाल रहे हैं, लगता है कुछ नेक देने के लिए, और ये लिफाफे भी पकड़ा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का डिमांड शादियों में है, शादी के कार्ड पर लोग हनुमान बेनीवाल के नाम छपवाते हैं, शादियों में डीजे पर गाना बजता है हनुमान बेनीवाल के लिए, और यही दर्द हनुमान बेनीवाल को गाहे बिगाहे जुबान पर भी आ जाता है, जो कहते हैं कि देश में किसी भी कोने पर चले जाओ, लोग कहते थे कहां से आए हो, खियूसर से, तो कहते थे आगे आओ, नाक कटवा दी आपने। ऐसे आदमी को जिता दिया जो नींद में रहता है। मुझे तो अच्छा लगता है उन लोगों का जो कहते हैं हमारे पिताजी को जेल में डाल दिया, अच्छा सो गए तो जेल में डाल दिया, तो बेटे का आगे ठूके क्यों लगाएंगे आप? वो तो मेरा धर्म है। कांग्रेस पार्टी डीजे का आगे ठूम 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 हमने किया ना। ये क्या हनुमान बेनीवाल की शैली है, और दिल में जो रहता है उसे ही जुबान पर रखते हैं। ये भी वैसे नेता नहीं है जो सचिन पर नतमस्तक रहती हैं और कहती हैं हमारा धर्म है। ऐसे सियासत चलता नहीं है। सियासत तो किसी न किसी मापदंड पर खड़ा उतर कर ही चलता है। पर पशु परिचय परीक्षा को लेकर हमने कल आपसे बातचीत की थी, और पशु परिचय परीक्षा में 1.6 गुना ज्यादा रिजल्ट कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। अब ये बच्चे कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार के तरफ से या फिर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। मीडिया में इतना आने पर यह धर्म भी तो बनता है सरकार का, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड का, कि इस पर आकर सफाई दे, ताकि बेरोजगारों में, जनता में एक संदेश जाए, भरोसा पैदा हो। पर पता नहीं क्यों एक खामोशी सी है। संतोष बिश्नोई जो टीचर हैं, जो बार बार इस मसले को उठा रहे हैं और समझा रहे हैं कि कहां गड़बड़ी हुई है, उन्होंने एक पूरा लेखा जोखा तैयार किया है
कि नॉर्मलाइजेशन में जो डेविएशन है उसे कैसे पॉइंट्स में कम किया जा सकता है। अगर नॉर्मलाइजेशन आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वैसे मैं मानता नहीं, जब रीट एक साथ एक पारी में हो सकता है, नीट जैसी परीक्षा जब पूरे देश में एक साथ कराई जा सकती है, तो फिर ये तो मात्र 10 लाख लोगों की परीक्षा थी, इसमें 4-4 पारियां करने की क्या जरूरत थी, ये समझ में नहीं आया। मगर पता नहीं राजस्थान के परीक्षा कराने वाली संस्थाएं काली दाल खाना क्यों पसंद करती हैं। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।